ओके, अब मैं आज आपको एक टाइप बताऊंगा, वन डायमेंशनल मोशन। जब वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत ऊपर या नीचे गति करे तब हम आइडियल रूप से ये मानते हैं कि वातावरण में कोई भी हवा या प्रतिरोधी बल मौजूद नहीं, मतलब हवा या वातावरण उपलब्ध नहीं है। हम ये मानते हैं कि निर्वात में ये सारी चीजें की जा रही। तो जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों जो इक्वेशन है ये आइडियल कंडीशन के लिए ही वैलिड हैं, जब कोई भी घर्षण बल, किसी भी प्रकार का घर्षण बल ना लगे वस्तु पर। तो हवा का घर्षण बल हम शून्य मानते हैं, तब हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन यदि कभी क्वेश्चन में हवा का प्रतिरोधी बल भी वस्तु पर कार्य करे तो निश्चित रूप से हवा का प्रतिरोधी बल वस्तु की गति का विरोध करेगा, और जब वह वस्तु की गति का विरोध करेगा तो मंदन उत्पन्न करेगा, मंदन ए उत्पन्न करेगा, जिससे वस्तु के वेग में कमी आने लगेगी। तो वन डायमेंशनल मोशन में गुरुत्व के अंतर्गत गति में यदि हवा के प्रतिरोधी बल को भी माना जाए, उपस्थित माना जाए, तब आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये हम इस टाइप में देखने जा रहे हैं। तो ये क्रिटिकल जो कंडीशन है ये आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। ओके, कि यदि गुरुत्व के अंतर्गत गति में वस्तु पर हवा के कारण प्रतिरोधी बल लगे तब उसका समय में संबंध ज्ञात करें जब वह ऊपर की ओर फेंकी जाए फिर नीचे की ओर वापस आए। ओके, ये एक टाइप है। इसमें हम देखेंगे कि हवा का जो प्रतिरोध बल आता है उससे का क्या प्रभाव पड़ता है। सॉल्यूशन ये है कि हवा का प्रतिरोधी बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगेगा। हवा का प्रतिरोधी बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करेगा, इसलिए ये कहां लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, और यह बल मंदन उत्पन्न करेगा। अब हम मंदन को ले लेते हैं स्मॉल ए। क्लियर हो गया? ये हमें पता चल गया कि हवा की उपस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो एक हम कल्पना करें कि ये जो वस्तु है इसको ऊपर फेंका गया और ये ऊपर जा रही है। कहां गति कर रही वस्तु? ऊपर की ओर फेंकी गई। ठीक है, वस्तु को आपने ऊपर की ओर फेंका, कैसे फेंका? यू वेग से फेंका। अब होगा क्या, जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो गति कहां है? ऊपर की ओर। वस्तु की गति कहां है? ऊपर की ओर। तो हवा का बल कहां लगेगा? हवा का जो बल होगा वो नीचे लगेगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। हवा का बल गति का विरोध करेगा, वस्तु ऊपर जा रही है तो हवा का बल नीचे लगेगा, और हवा के बल से जो ma से जो a आएगा, मंदन आएगा, मंदन ही तो है, और ये भी कहां होगा? नीचे की ओर। कोई दिक्कत? हवा का मंदन भी नीचे की ओर, क्योंकि बल भी नीचे की ओर, तथा गुरुत्वीय त्वरण g, इसकी दिशा भी कहां होती है? नीचे की ओर।
अतः हम कहेंगे कि कुल त्वरण जो होगा, कुल त्वरण इस केस में कुल त्वरण या मंदन जो भी कह रहे हैं हम, कुल मंदन जो होगा वो होगा a प्लस g। तो इस केस में अब आपको जो नेट एक्सेलरेशन लेना है वो a प्लस g लेना है, क्योंकि सदिश राशियां हैं, नीचे की ओर है, जो दोनों की दिशाएं क्या है, दिशा कैसी है, दिशा समान, तो जोड़ेंगे। क्लियर हो गया, इसलिए मैंने इनको जोड़ दिया। तो वस्तु ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है, माना कि ये ऊंचाई h है और ऊपर अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। तो समय कितना लगेगा, तो समय हम कहेंगे, समय t बराबर निकालने के लिए आप कौन सा समीकरण, अगर h दिया है सपोज, तो h बराबर आप ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, या v बराबर u माइनस ए नेट टी, इसका यूज करें। v बराबर u माइनस ए नेट टी। अब चूंकि u दिया गया है और v क्या है 0, तो t जो आएगा अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर जो गति है उसमें जो t आएगा वो होगा u बाई ए नेट, मतलब u अपॉन a प्लस g। ये वो समय है जो इसे ऊपर जाने में लगेगा, ठीक है। अगर आपको ऊंचाई निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, h बराबर हाफ a नेट टी स्क्वायर, हाफ a नेट टी स्क्वायर, लेकिन इसमें ऊंचाई निकालने के लिए आपको u दिया गया है, तो ut माइनस लगेगा, ut माइनस हाफ a नेट टी स्क्वायर, इससे आप ऊंचाई भी निकाल सकते। तो इस तरीके से हम हवा के उपस्थिति के कारण हम क्वेश्चन को कर पाते। क्लियर हो गया, t ऊपर की ओर वेग, ऊपर की ओर समय, और इतनी ऊंचाई h यह तय। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये मंदन है ना, माइनस जी लेते हैं जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है, तो a प्लस जी को माइनस साइन के साथ लेना है। अब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है, अब हम वस्तु को नीचे की ओर गति कराएंगे। वस्तु नीचे की ओर गति करती है, तो जब वस्तु नीचे की ओर गति करती है तब अब हो सकता है कि u 0 हो और ये नीचे आती है, ओके। जब ये नीचे की ओर गति करेगी तो हवा का जो बल है वो ऊपर लग जाएगा, क्योंकि हवा का बल सदैव गति का विरोध करेगा, तो हवा का बल ma जो है वो ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो इसके कारण जो त्वरण आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। इसकी दिशा क्लियर होगी कि हवा के बल के कारण जो मंदन या त्वरण आएगा, जो भी आएगा वो कहाँ लगेगा, उसकी दिशा ऊपर की ओर, है ना। अब ये वस्तु नीचे जा रही है, तो g की वैल्यू तो कहाँ होगी, नीचे की ओर, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे की ओर। अब हम अगर देखें, अच्छा इसमें एक चीज हमको ध्यान रखना थी कि ये हवा का मंदन है और g का जो है, g क्या है, त्वरण है, और ठीक है ना। इस केस में हम इसमें a नेट को रखेंगे, a नेट को रखेंगे हम g माइनस ए, ठीक है ना। a नेट को रखेंगे हम g माइनस ए, और हम t को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, t बराबर होगा v बराबर v, अब v तो दिया नहीं है ना, v निकालना पड़ जाएगा, तो हम किससे निकालने t, हम t निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन का यूज करें, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ g a नेट टी स्क्वायर, ओके। u कितना है 0, तो हो गया t नेट, t जो इस डाउनवर्ड मोशन में आएगा वो होगा 2h अपॉन a नेट का अंडर रूट, तो t डाउन जो होगा वो होगा अंडर रूट 2h अपॉन g माइनस। इस प्रकार से हवा की गति का असर पड़ता है। मैं भी इसको एक बार और क्लियर करूंगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, मैं आप भी इसको नोट करें, फिर मैं आगे थोड़ा सा इसका और क्लियरिफिकेशन करूंगा। नोट करें,
पहले तो क्वेश्चन आपने समझ लिया है और हम देख रहे हैं कि इधर लिखना चाहिए हमें, वस्तु u वेग से ऊपर फेंकी जाती है, ये है गति। तो ये हमारा पहली गति है कि वस्तु को हमने u वेग से ऊपर फेंक दिया। जब ये ऊपर की ओर फेंका, आपने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, तो हवा इस गति का विरोध करेगी। अब गति तो ऊपर की ओर है, तो हवा का बल कहां लगेगा? ये दिशा दिख रही है आपको, नीचे की ओर लगेगा। तो नीचे की ओर हवा का बल लगेगा, तो मंदन जो भी आएगा, इस वस्तु में मंदन आएगा, बाद में हम उसको साइन का यूज करेंगे, लेकिन मंदन ही होगा क्योंकि गति का विरोध हो रहा है, तो वो नीचे की दिशा लगेगा। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में मंदन, या हम त्वरण कह लें, जो भी कह लें, वो डायरेक्शन नीचे हो। हमें पता है इस वस्तु पर जी की दिशा भी नीचे की ओर होगी। अब दोनों की दिशाएं समान है, तो हम कहेंगे कुल मंदन ना बोल के कुल त्वरण कह लें। कुल त्वरण क्या होगा? ए नेट बराबर ए प्लस जी। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशाएं समान है। अब हमें समय निकालना है, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार यू दिया है हमें, तो v बराबर यू माइनस क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का मंदन है, ये दोनों मिलके हैं तो त्वरण, ए प्लस जी त्वरण है, लेकिन इस केस में ये मंदन का काम है, इसलिए आपको नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा। ओके, तो माइनस साइन लगा तो टी आ गया, ऊपर की ओर जब गति करती है तो u अपॉन ए नेट, u अपॉन ए प्लस जी। अब अगर आपको ऊंचाई निकालना है, तो अगर आपको u दिया है, ऊंचाई निकालना है और u दिया है, तो ut माइनस हाफ ए नेट टी स्क्वायर के द्वारा आप ऊंचाई निकाल सकते हो, लेकिन इस केस में आपको t पता होना चाहिए। t निकाल के आप ऊंचाई भी निकाल सकते हो। तो ये पहला स्टेप है जब वस्तु ऊपर की ओर आती है। अब दूसरे स्टेप में हम वस्तु को नीचे ला रहे हैं, तो वस्तु को नीचे ला रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग क्या लेंगे? शून्य। प्रारंभिक वेग अगर शून्य है और वस्तु नीचे आ रही है, तो जो बल लगेगा हवा का वो कहां लगेगा? गति नीचे है तो ऊपर की ओर बल लगेगा, और ए भी कहां लगेगा? ऊपर की ओर, लेकिन जी की दिशा सदैव नीचे ही रहेगी। और ये देखें विपरीत दिशा में है, जी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम इसको जी माइनस ए कर लिया। तो जब वस्तु नीचे की ओर आती है तो हमेशा कुल त्वरण को जी माइनस ए, जी नीचे खींचेगा और ए ऊपर की ओर लगेगा, तो विपरीत दिशा के कारण जी माइनस ए। अब आप कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे, ऊंचाई निकालना है आपको, तो h बराबर ut प्लस हाफ ए नेट टी स्क्वायर, ut को 0 रखेंगे और ए नेट को लिखेंगे g माइनस ए। तो t डाउन मतलब जब ये वस्तु नीचे जाती है तब ऊंचाई, तब टाइम निकलेगा अंडर रूट 2h अपॉन g माइनस ए से। आप वेग भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, बस आपको की पॉइंट जो है वो ये ध्यान रखना है कि ए नेट को g माइनस ए लेके सॉल्व करना है। और ये की पॉइंट है, ध्यान रखना है कि जब ऊपर जाए ए नेट, ये वस्तु कहां जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, और ये कहां की गति है? नीचे की ओर गति है। तो इस समय आपको जी की जगह ये रखकर ही कैलकुलेशन करना है। मेरे ख्याल से अब आप अच्छे से इस बात को क्लियर समझ गए हो। ओके, कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको पता है ना कि क्या किस तरीके से डील करना है उसको। बहुत आसान है, अरे सिंपल सी बात है। वस्तु ऊपर जा रही है, जी नीचे लगेगा, ऊपर जा रही है, हवा का त्वरण, हवा की वजह से F बराबर ma के अनुसार ए की दिशा क्या होगी? वो भी नीचे की ओर होगी। सदिश के अनुसार ए और जी एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जी प्लस ए आपको यूज करना है परिणामी ए की जगह। अब ये जो भी ए है, ये तो एक प्रकार से वस्तु की गति का विरोध करना है, इसलिए फॉर्मूले में नेगेटिव साइन। अब वस्तु जब नीचे की ओर आ रही है तो हवा का ए जो है ऊपर है और जी नीचे है, और जी ज्यादा है क्योंकि ये नीचे की ओर आ रही है, तो आप फिर ज्यादा में से कम को घटाओगे विपरीत दिशा होने पर, तो जी माइनस से यूज करोगे। लेकिन कुल रूप से ये जो भी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, इसलिए फॉर्मूले में आपको ये पॉजिटिव साइन के साथ यूज करना है। भाई हवा का द्वारा जो ए आ रहा है वो जी को घटा रहा है, एक प्रकार से घटाएगा ना यार। हवा का बल ऊपर लग रहा है और अब पृथ्वी का बल नीचे की ओर है, तो इसका मतलब हवा का बल इस समय क्या कर रहा है? उसके वेग को घटाने का प्रयास कर रहा है ना। क्लियर हुई बात को? ओके, अब मैं दो स्टेटमेंट दूंगा और उनको प्रूफ करूंगा। पहला स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु
स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों या ऊंचाइयों का अनुपात h1 h2 h3 डैश 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 1:3:5:7 डैश 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 होता। मतलब स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई वस्तु गिर रही है तो समान समय अंतराल में तय की गई ऊंचाइयों का अनुपात h1 h2 h3 जो भी है वो 1:3:5:7 के रेशियो से होता जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट है। तो अब आप इस बात को समझे कि कहना क्या चाह रहा है। ये है वस्तु, प्रारंभिक वेग 0 ले लें, वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 लें, इसको नीचे गिरने दें, ठीक है। अब हम t बराबर 1 सेकंड लेंगे तो ये वस्तु सपोज यहां आ जाती है, तो ये जो गैप है ये है h1, ओके। अब हम t बराबर 2 सेकंड लेते हैं तो वस्तु सपोज यहां आ जाती है और अब ये गैप है h2। अब हम t बराबर 3 सेकंड ले रहे हैं और वस्तु सपोज यहां आ जाती है और ये गैप है h3। तो इस प्रकार से अलग अलग समय देखिए, आप देखें समय 1 सेकंड 2 सेकंड, अंतराल तो एक ही सेकंड का और ऊंचाइयां समान नहीं है। ये h1 कम है, h2 ज्यादा होगा h3 का। उसका कारण है इसका वेग बढ़ेगा। तो जरा देखें हम h1 क्या लिख सकते हैं इस केस में। h1 यहीं के यहीं h1 को लिख सकते हो आप हाफ g t स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि u क्या है 0। तो 1 सेकंड में ऊंचाई जो h1 होगी वो होगी t बराबर 1 सेकंड लेंगे तो हाफ g t1 स्क्वायर मतलब 10 ले लें तो ये 5 मीटर। क्लियर हो गया। इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं। जो h1 आया पहले सेकंड में चली गई दूरी होगी हाफ g t स्क्वायर मतलब 5 मीटर। अब देखना हम h2 निकाल रहे हैं। अब h2 निकालते समय एक प्रॉब्लम आती है कि हम यहाँ u 0 नहीं ले सकते क्योंकि वस्तु का u तो टॉप पर ही 0 है। यहाँ कुछ ना कुछ वेग आ जाएगा, पहले आपको वो वेग निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये h2 मिलेगा। अगर आपको 1 सेकंड के अंतराल मतलब 1 ही सेकंड का अंतराल है ना, निकालो। हम क्या करने वाले हैं, हम h1 प्लस h2 निकालेंगे। तो यहां से ही जर्नी चालू करेंगे तो हम यहां से टॉप से जर्नी चालू करेंगे तो हम लिखेंगे h1 प्लस h2। लिखिए। इससे फायदा क्या हुआ, u को 0 ले लिया, h1 प्लस h2 कुल ऊंचाई हो गई, u 0 हो गया तो ut 0 हो गया और समय आपको लेना पड़ेगा कितना, यहां से यहां तक का t बराबर है 2 सेकंड। समझना बात को, ये 1 सेकंड और पूरी जर्नी का 2 सेकंड। जर्नी यहां से चालू हुई है, ये 2 सेकंड। तो यहां से हम लिखने जा रहे हैं हाफ g इंटू 2 का स्क्वायर और जो कि कितना होगा बताएं, जो कि होगा 20 मीटर। अब अगर आप h1 को यहां रख दें तो h2 बराबर आ जाएगा 20 माइनस 5 मतलब 15। क्लियर। तो इस जर्नी में h2 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम अब 30 से 3 सेकंड्स के लिए करेंगे। 3 सेकंड्स के लिए आप करेंगे h1 प्लस h2 प्लस h3 बराबर हाफ g और t को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। जर्नी यहीं से चालू करना, तो ये कुल नीचे आएगा h1 h2 h3 और समय लगा टोटल कितना 3 सेकंड। फायदा क्या हुआ, u 0 ले लिया। और यहां से आप कंसीडर करते हैं h3 निकालने के लिए तो परेशान हो जाते हैं, कभी u 0 नहीं ले सकते। इसलिए एक टेक्निक यूज करें, हम शुरू से ही हमेशा इस प्रकार की गतियों में शुरू से ही गति को कंसीडर करना चाहिए जिससे हमें u 0 लेने का मौका मिल जाएगा। अगर आप यहां से यहां की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको वेग निकालना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन को लेंथी बना। ओके, तो ये टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। जरा देखिए ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 9 इंटू 2 9 5 45 मीटर। अब हमारे पास h1 है 5, ओके, h2 है 15, तो h3 बराबर 45, तो h3 बराबर आ जाएगा आपका 45 माइनस 20 मतलब 25 मीटर। ओके, मेरे ख्याल से आप पूरी जर्नी समझ गए होंगे। अब हम लिख सकते हैं कि h1 is to h2 is to h3 क्या अनुपात होगा। अब आप देखें h1 की वैल्यू है 5,
H2 की वैल्यू है 15 और H3 की वैल्यू है 25। अब आप 5 से डिवाइड करें तो 1:3:5। इसी प्रकार से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं 1 3 5 है ना। उसके बाद वाली H4 1 3 5 7 है ना। इस टाइप से अनुपात में ये दूरियां हर एक सेकंड, अच्छा अंतराल एक ही सेकंड का है, अंतराल एक एक सेकंड का है, लेकिन जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। पहले सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 15 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 25 मीटर। मतलब है तो एक ही सेकंड की यात्रा, लेकिन दूरियां क्या होती जाती है, गुरुत्व के अंतर्गत गति में ये बढ़ती जाती है, इसलिए अनुपात 1:3:5 आता है। क्या ये बात आपको समझ में आई है? बताएं जरा, समझ में आ गई ये घटना? वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तब समान ऊंचाइयां तय करने में लगे समयांतरालों का अनुपात T1 अनुपात डेल्टा T1 अनुपात डेल्टा T2 अनुपात डेल्टा 3 डैश 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 √1 अनुपात √2 -1 अनुपात √3 -√2 डैश 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 होता है। ये अब हम इसको भी प्रूफ करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या है, सेंस क्या है इस स्टेटमेंट का। चलिए स्टेटमेंट 2 प्रूफ करते हैं। देखिए ये वस्तु गिर रही है, ये h ऊंचाई तय की, ठीक है, और इस समय जो समय है वो है डेल्टा टी। u को हम क्या ले सकते हैं, 0। ये है वस्तु, गति है नीचे की ओर। फिर अगला भी हमें h ही लेना है, समझ गए ना, दूरी सेम होना चाहिए। अब इसके और इसके बीच का जो गैप है वो है डेल्टा टी। फिर अगला फिर हमें h लेना है और इसके और इसके समय का अंतराल है डेल्टा टी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो समय अंतराल है इनका अनुपात ये हो, कैसे निकाले भाई? निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमें पता है कि u बराबर 0 है, तो h बराबर तो आप लिख सकते हो हाफ जी डेल्टा T1 स्क्वायर लिख सकते हैं। डेल्टा T1 स्क्वायर लिख दिया, तो h दिया गया है तो हाफ जी डेल्टा T1 स्क्वायर। तो डेल्टा T1 को हम लिख सकते हैं, डेल्टा T1 को लिख सकते हैं 2h/g का अंडर। ये पहला समय अंतराल है √2h/g। क्लियर? अब हम जाते हैं ये सेकंड के लिए, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था पुनः। अब फिर से वही, अगर मैं यहां से जर्नी लूंगा तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, u को 0 नहीं ले पाऊंगा। जर्नी यहीं से स्टार्ट करना ताकि u 0 ले पाए। तो अगर मैं जर्नी को यहां से यहां स्टार्ट करूं और यहां तक पहुंचने में अगर मैं समय देखूं तो कुल समय होगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। हाँ यानी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, ओके। और दूरी होगी h प्लस h, तो h प्लस h को हम लिखेंगे, u तो 0 हो गया है, हाफ जी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 का होल स्क्वायर, यही लगेगा फॉर्मूला। ओके, हम इसको सॉल्व करें, जरा देखें कैसे हम डेल्टा T2 निकाल पाते हैं। तो ये हो गया 2h और ये हो जाएगा 2 और 2 यहां आएगा तो ये 4h अपॉन जी, और इसको करते हैं हम रूट डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 का वैल्यू। सो 2 और 2 कितना हो गया, 4h, जी नीचे आया, ये स्क्वायर का रूट गया तो √4h अपॉन जी। क्या हम इसको चाहे तो और सिस्टमेटिक ऐसा भी लिख सकते हैं, अरे भाई लिख सकते हैं ना 2h अपॉन जी, 2 यहां है और ये है डेल्टा T1 प्लस T2।
ओके, सो 2 अंडर रूट 2h अपॉन जी को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, इस वाली चीज को मैं लिखने जा रहा हूं डेल्टा टी। ओके, सो 2 डेल्टा t1, और ये फिर इसको मैं t1 को यहां लाऊंगा तो माइनस डेल्टा t1 बराबर डेल्टा t। ओके, तो डेल्टा, एक चीज रुक जाओ, 4 है ना, तो 4 इसको लिखना है, तो इसको ऐसे लिखिए, मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, एक मिनट चेंज करूंगा मैं, थोड़ा एक स्टेप मैंने कम कर दिया, इसलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ओके, इसको मैं डिटेल से ही कर रहा हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा था। इसको लिखेंगे अपन 2h, 2 इंटू 2h अपॉन जी बराबर डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा है। या हम लिखेंगे डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 बराबर √2 इंटू √2h अपॉन जी। कोई दिक्कत, रूट हटाया, स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, डेल्टा t2 बराबर रूट, इसको लिखेंगे हम डेल्टा t1, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, डेल्टा t1 लिख दिया। ओके, और फिर माइनस, इसको यहां लाया तो माइनस डेल्टा t1 लिखा। प्रूफ के लिए इतनी जगह नहीं देना है, मैं प्रूफ यहां करूं। ओके, थोड़ा और सॉल्व करें, डेल्टा t2 को क्या लिखेंगे हम, √2 माइनस 1 डेल्टा t1। ओके, तो डेल्टा t2 आ गया पुनः। अब हम तीसरे भाग के लिए यही प्रक्रिया दोहराने जा रहे हैं, तो तीसरे भाग को लिखेंगे हम 3h, अब थोड़ा जल्दी लिख सकते हैं, हाफ जी डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 प्लस डेल्टा t3 का स्क्वायर। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 2h अपॉन जी का रूट बराबर डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 प्लस डेल्टा t3, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, रूट हट गया। ओके, अब हम इसको लिखेंगे √3, ये है डेल्टा t1, है कि नहीं, ये है डेल्टा t1। अब हम यहां से क्या करने जा रहे हैं, माइनस डेल्टा t1 करने वाले, और फिर माइनस डेल्टा t2 को मैं लिखने जा रहा हूं √2 माइनस 1 डेल्टा t1। देखिए, मैंने डेल्टा t2 को भी शिफ्ट किया और डेल्टा t1 को भी शिफ्ट किया, तो √2h अपॉन जी को डेल्टा t1 लिखा, फिर ये डेल्टा t1 माइनस में आया इस तरफ, डेल्टा t2 को भी माइनस में लाए, और यहां बचा डेल्टा t3। जरा देखें डेल्टा t3 क्या बचा, डेल्टा t3 आप देखेंगे कि ये माइनस माइनस प्लस होके कैंसिल करेगा, और ये बचेगा √3 माइनस √2 डेल्टा t1। ओके, अब हम इस बात को कह सकते हैं, थोड़े से यहां देखें जगह कम है, क्या हम लिख सकते हैं कि डेल्टा t1 अनुपात डेल्टा t2 अनुपात डेल्टा t3 बराबर क्या होगा, देखिएगा, अगर ये डेल्टा t1 है तो डेल्टा t2 ये है, कट जाएगा डेल्टा t1, और डेल्टा t3 ये डेल्टा, तो हम लिख सकते हैं इसको, ये 1 अनुपात, ये लिखा है √2 माइनस 1 अनुपात √3 माइनस √2, ये आंसर हो। ओके, तो मैथमेटिकली इस बात को हमने प्रूफ कर लिया कि अगर समान ऊंचाई तय करना है तो जो समय का अंतराल होता है वो 1 अनुपात दूसरा वाला √2 माइनस 1 अनुपात तीसरा वाला √3 माइनस √2 अनुपात डैश 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 होता है। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखो, h समान है, अंतराल देखना है, एक एक सेकंड नहीं होगा अंतराल, पहले का अगर 1 सेकंड होगा तो दूसरे वाले का आपको रूट लगा के माइनस करना है। देखो, √2 माइनस √1, पहले का 1 है 1, तो डेल्टा t1 1 है, तो ये डेल्टा t होगा √2 माइनस √1, फिर डेल्टा 3 होगा √3, इसको घटा दो माइनस √2। बताइए जरा डेल्टा t4 क्या होगा, डेल्टा t4 होगा, मैं आपको बता दूं कि डेल्टा t4 अगर मैं कहूं डेल्टा t4 क्या होगा, तो डेल्टा t4 होगा डैश डैश √4 माइनस √3। डेल्टा t4 क्या होगा, √4 माइनस √3 होगा आगे। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट आपको
याद होना चाहिए, है ना, ये आपको पूछे जा सकते। ओके, एक बार और समझा देते हैं। देखो भाई, ये वस्तु है, ये वस्तु नीचे गिर रही है। क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है कि अगर समय अंतराल से मतलब 1-1 सेकंड का गैप हो तो ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो 1357 के रेशियो में आता है। मतलब पहली ऊंचाई 1 है तो दूसरी वाली ऊंचाई 3 गुना होगी, और तीसरी वाली ऊंचाई पहले की 5 गुना होगी, और चौथे वाली ऊंचाई जो है पहले की 7 गुना होगी, है ना। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे रेशियो में आती है। ये स्टेटमेंट है, हमें प्रूफ करना है। तो u0 ले लिया, t 1 सेकंड ले लिया, h लगा लिया, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इससे 5 मीटर आ गए। तो 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी नीचे गिरी। हमें 2 सेकंड मतलब यहां से 2 सेकंड, लेकिन ये दूसरा सेकंड यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, u0 लेंगे और t बराबर 2 सेकंड रख के h1 प्लस h2 निकालेंगे। h1 प्लस h2 आया 20 मीटर, मतलब टॉप से लेकर नीचे तक 20 मीटर गया। ऑलरेडी ये 5 मीटर है, तो ये h2 जो होगा वो कितना होगा, 15 मीटर है। अब हम 0 से लेकर यहाँ तक की गति 3 सेकंड में नापते हैं, h1 प्लस h2 प्लस h3 लेकर, तो ये आएगा टोटल h1 प्लस h2 h3 45 मीटर। ओके, अब h1 प्लस h2 हमें पता है ये 20 मीटर था और ये टोटल 45 मीटर आया है, तो h3 क्या होगा, h3 होगा 45 माइनस 20 मतलब 25 मीटर। अब अगर आप इनका अनुपात देखें तो पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले एक सेकंड में 15, फिर अगले एक सेकंड में ये 25 मीटर गया, तो अनुपात क्या होगा 135, 5 से डिवाइड करने पर। क्लियर हो गया। एक एक सेकंड में ऊंचाइयां अलग अलग चलती हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि वस्तु का वेग पहले तो 0 होता है, लेकिन अगले एक सेकंड के लिए वेग बढ़ जाता है, और अगले से एक सेकंड में वेग और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो ऊंचाइयां होती हैं एक एक सेकंड के अंतराल पर वो ज्यादा तय करती जाती है। क्लियर है बात। ऑब्वियसली वेग हर सेकंड में बढ़ता जा रहा है। वेगों का अनुपात भी पूछ सकते हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। दूसरा मैंने कहा कि ऊंचाइयां समान रखो, मतलब एक जैसी डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो ये टी निकालना है बस, जैसे इसका उल्टा ही है और कुछ नहीं। तो आप देखें एच बराबर होता है हाफ जी टी स्क्वायर। माना कि पहला अंतराल है डेल्टा टी वन या टी वन कह रहे हैं, तो ये जो अंतराल है ये कितना आएगा, अगर h ऊंचाई तय होती है तो होगा डेल्टा t1 बराबर √2h अपॉन जी। हमें पहला अंतराल मिल गया। अब हमें ये चाहिए, तो हम कुल समय लेंगे डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 और ये 0 रखेंगे और ऊंचाई लेंगे 2h। तो हमने ये लिया 2h बराबर हाफ जी डेल्टा t1 प्लस d2। अब इसका सिंपल मैथमेटिक्स है ना। हमने इसको यहाँ ले गए 2h अपॉन जी, रूट स्क्वायर को हटाया, रूट करा तो √2h अपॉन जी, और ये √2 बचा। ओके, डेल्टा टी टू निकालना है तो डेल्टा टी वन को यहाँ शिफ्ट किया। डेल्टा टी वन क्या ऑलरेडी 2h अपॉन जी है, तो इसको लिखा हमने डेल्टा टी वन माइनस डेल्टा टी वन। डेल्टा टी वन कॉमन लिया तो √2 माइनस 1 बचा, ये हो गया डेल्टा टी टू। इस प्रकार से अब अगला जो समय अंतराल है ये डेल्टा टी थ्री है। तो कुल समय की बात करें तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री लगेगा यहाँ से चलने का, और यू 0 लिख लिया तो आप लगा सकते हो कुल ऊंचाई कितनी होगी, h प्लस h3 है। ढंग से लिखा तो ये हो जाएगा, रूट करोगे ये स्क्वायर हटेगा ना, तो ये √3 हो जाएगा, और यहाँ लिखोगे 2h अपॉन जी का रूट, और ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब आपको डेल्टा, ये ध्यान से देखो तो ये डेल्टा टी1 ही लिखा है, तो √3 डेल्टा टी1, इसको यहाँ लाए तो माइनस डेल्टा टी1, इसको यहाँ लाए तो माइनस डेल्टा टी2, और डेल्टा टी2 को उठा के हमने लिख दिया √2 माइनस 1 डेल्टा टी1। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये डेल्टा टी1 से डेल्टा टी1 कैंसिल होगा और बचेगा √3 माइनस √2 माइनस √2 डेल्टा टी1। ओके, अब हमें तीनों को तुलना करना है, तीनों में डेल्टा टी1 डेल्टा टी1 डेल्टा टी1 कॉमन है, तो अनुपात क्या होगा, डेल्टा टी1 पहला समय, डेल्टा टी2 दूसरा समय, तीसरा अंतराल जो होगा वो अनुपात होगा, पहला डेल्टा टी1 1, फिर दूसरा वाले का होगा √2 माइनस 1, और तीसरे वाले का होगा √3 माइनस √2, और चौथे वाले का अगर आप निकालोगे तो √4 माइनस √3 होगा। इस तरीके से आप ये स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके देखना। एक व्यक्ति 80 मीटर ऊंचाई वाले पुल पर स्थित है। वह एक पत्थर
को छोड़ता है जो कि नीचे बह रही नदी के पानी से टकराता है। तो व्यक्ति को पत्थर फेंकने के कितने सेकंड पश्चात ध्वनि की छपाक, स्प्लैश, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लैश, कितने सेकंड पश्चात छपाक या स्प्लैश ध्वनि सुनाई देगी। ऑप्शन है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 4.25 सेकंड और 4.85 सेकंड। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, फिर से मैं रीड कर रहा हूं। एक व्यक्ति 80 मीटर की ऊंचाई वाले पुल पर स्थित है। वह एक पत्थर को ड्रॉप करता है जो नीचे बह रही नदी के पानी से टकरा। ओके, तो व्यक्ति को पत्थर फेंकने के कितने सेकंड पश्चात छपाक आएगी ना, जब पानी से पत्थर टकराएगा तो इसी टाइप की आवाज आती है, छपाक, स्प्लैश की ध्वनि सुनाई देगी। स्प्लैश की ध्वनि सुनाई देगी। ऑप्शन है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 4.25 सेकंड, 4.85 सेकंड। इसको सॉल्व करो। पहले थोड़ा सा इमेजिनेशन कर ले। ये पुल है, ये व्यक्ति है जो कि आप पर हंस रहा है, और इसने एक पत्थर छोड़ा, नीचे पानी भी बहा दो, ये नीला नीला पानी बह रहा है, पानी, पुल, पत्थर। क्लियर? डायग्राम से, स्केच से क्लियर हुआ घटना कैसी होगी। ये पत्थर नीचे आएगा, पानी से टकराएगा, पानी पर आएगी छपाक। ओके, पत्थर जो है वो h बराबर 80 मीटर से छोड़ा गया, नीचे की ओर गति कर रहा है, तो नीचे आने में लगा समय होगा। कैसे निकालोगे भाई? ड्रॉप किया ना, तो ड्रॉप का मतलब होता है u0 ले लो भाई। तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर, तो t बराबर √2h अपॉन g, 2 इंटू h को लिखेंगे आप 80 अपॉन, तो ये हो गया 16, मतलब 4 सेकंड। वास्तव में ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं बता। देखिए भाई, पत्थर को उसने छोड़ा और पत्थर नीचे टकराया, कितने सेकंड में? 4 सेकंड। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि पत्थर को पानी से टकराने में कितना समय। क्वेश्चन में पूछा है कि पत्थर के फेंकने के बाद जो छपाक की ध्वनि है वो कितने समय में सुनाई देगी। तो भाई 4 सेकंड तो पत्थर को पहुंचने में ही लग गए, अभी थोड़ा साउंड सुनाई देगी। अब आई छपाक की आवाज, ध्वनि उत्पन्न हुई, और ये ध्वनि ऊपर फिर से जाएगी, इसके कानों तक जाएगी कि नहीं? ये गई ध्वनि। बताओ जरा ध्वनि का वेग क्या होता है? ध्वनि का वेग आप देख सकते हो 330 मीटर पर सेकंड। और दूरी क्या ट्रेवल करेगी? दूरी ट्रेवल करेगी ये 80 मीटर। त्वरण कितना होगा? 0, क्योंकि ध्वनि का वेग जो है वो नियत वेग होता है, ये नियत होता है, नियत वेग। तो वापस छपाक को भी तो ऊपर तक पहुंचना है, उसके कानों तक। तो अगला स्टेप यही होगा कि छपाक ध्वनि को नदी से व्यक्ति तक पहुंचने में लगा समय, तो आप आराम से निकाल सकते हो। टी डैश बराबर होगा दूरी बटे चाल। कितनी दूरी? 80। कितनी चाल? 330। चाहो तो राउंड फिगर में 320 भी चल सकता है, नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में ज्यादा। ठीक है, 8 चौको 32, 1/4 आप देख सकते हैं, ये है 0.25। अतः
पत्थर फेंकने के बाद ध्वनि सुनाई देने में लगा कुल समय होगा, क्या होगा? कुल समय होगा टी कुल बराबर टी प्लस टी डैश, मतलब 4 प्लस 0.25, मतलब 4.25 सेकेंड। और यही इसका क्या है? कुल समय होगा, यही इसका आंसर है 4.25। बोल रहा हूं, जीवन की जो कठिनाइयां है उसी में जीवन का मजा छुपा है, इसलिए कठिनाइयों का मजा लेना आना चाहिए, उनको पार करना चाहिए। इसी का तो चैलेंज है, इसी का तो एडवेंचर है लाइफ में। अगर अंबानी के घर पैदा हो गए तो बस आईपीएल देखते रहोगे जीवन में, चैलेंज आएगा ही नहीं कुछ। इतना बड़ा जीवन निकल जाएगा, कोई परेशानी आए और आए तो बड़ी बड़ी आएगी, फिर ऐसा नहीं, सबके अपने लेवल की परेशानी होती है। इसलिए से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस परिस्थिति में हो, कहाँ, जो भी सामने जीवन की चैलेंज आए उसको फेस करो। सफलता असफलता दो चीज हमेशा साथ चलेंगी। सफल हुए तो मजा लो, असफल हुए तो और प्रयास करो, कुछ और नया करो। कभी एंड नहीं होता जीवन, कभी भी आज तक देख लो, कभी कोई एक व्यक्ति एक ही तरह की जीवन जीता आया हो, पूरी जीवन जैसा वो पैदा हुआ था वैसे ही एंड में मर चला गया 50, 100, 80 साल बाद, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा कुछ समय बाद आप देखेंगे, आज जो परिस्थिति आपको बहुत कठिन लग रही है, कुछ समय बाद आप सोचेंगे अरे वो तो कुछ भी नहीं था, हम किसको कितना कठिन मान रहे थे, वो तो सामान्य चीज है। तो हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में चैलेंज आते हैं, चैलेंज हम डिसाइड करते हैं, और इसी का मजा है मनुष्य के जीवन में, तो जो हर मनुष्य को लेना चाहिए। कभी भी सफलता असफलता से कभी भी उसको इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। सफल हो जाओ तो घमंड मत करो, और असफल हो जाओ तो निराश, आगे बढ़ो, बस यही जीवन का मतलब मेन सार है। और चलते जाना ही जर्नी है, एक लाइफ एक जर्नी है, कोई मंजिल का पाना या कभी कुछ हासिल कर लेना कभी भी इस जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, चलते जाना ही इस जीवन का उद्देश्य है। मेरी बात आपको समझ में आई? है ना, कार में घूम लिए, कार को ब्रेक लगा लिया, एक्सीलरेटर लगा दिया, सब कर लिया। ट्रेन में भी घूम लिए, हम घूम लिए कि नहीं? अच्छा, वस्तु को ऊपर नीचे फेंक ली, मतलब ऊपर नीचे भी चले गए, रॉकेट में भी घूम लिए। अब मैं आपको एक अलग तरह की सवारी करने जा रहा हूं, एक अलग तरह की जर्नी पर ले जा रहा हूं, वो है गुब्बारे की जर्नी, बैलून। है ना, आपने देखा होगा टीवी पर, डिस्कवरी चैनल वगैरह पर, एक बड़ा सा बैलून होता है, उसके नीचे एक टोकरी बनी रहती है, उसमें कुछ व्यक्ति रहते हैं और वो बैलून के द्वारा सफारी की जाती है, इसको बोलते हैं बैलून सफारी। इंडिया में भी एक दो जगह पर है, फॉरेन में बहुत जगह है, इजिप्ट में है, इजिप्ट में पिरामिड के आसपास घुमाया जाता है, ठीक है ना। लेबनान में है, मैं लेबनान में ट्रेवल वाले चैनल पे देखता रहता हूँ, बैलून से घुमाते हैं। कई जगह बैलून, हॉट एयर बैलून कहते हैं इनको, हॉट एयर, उनमें गर्म हवा भरी जाती है, एक मशीन रहती है जो आग फेंकती है, ड्रैगन की तरह आग फेंकती है, उसमें गर्म हवा भरती है और वो बैलून हवा में ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। तो एक ये जो जर्नी है मैं ये कराने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें बैलून में बैठ के घूमना नहीं है, आपको बैलून में बैठ के वनडी समझना। क्या समझना है? वनडी। और हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हो ना। एक क्वेश्चन लिख ही दिया जाए। ओके, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ना। एक बैलून ऊपर की ओर 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उठ रहा है, ठीक है, 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर उठ रहा है। जब यह 80 मीटर की ऊंचाई पर होता है, जब यह 80 मीटर की ऊंचाई पर होता है, तब इससे एक पैकेट गिराया जाता है, तब इससे एक पैकेट को गिराया जाता है। तो ज्ञात करें, पहला है कि पैकेट द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, पैकेट
कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, पैकेट धरातल से कितने वेग से टकराएगा। ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, और इसमें तमाम जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको लिख दिए। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक बैलून ऊपर की ओर 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उठ रहा है। जब यह 80 मीटर की ऊंचाई पर होता है तब इससे एक पैकेट को गिराया जाता है। आपको ज्ञात करना है पैकेट द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, मतलब अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा। नंबर 2, पैकेट कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगा। और नंबर 3, पैकेट धरातल से कितने वेग से टकराएगा। ये कोई जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका हमें बारीकी से यूज करना सीखना है। ठीक है, तो मैं ही ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आपको पता ही है मैं हर क्वेश्चन को स्केच जरूर बनाता हूं, तो आपको भी स्केच बनाना है। ओके, ये धरातल है, बैलून ऊपर उठ रहा है, उठने दो उठने दो उठने दो, ये है बैलून। ठीक है, ये बैलून है और इस बैलून से एक पत्थर गिराया जाता है। पत्थर के लिए अपन ने पैकेट लिखा है तो पैकेट ही लिखेंगे, ये है पैकेट। इस पैकेट को गिराया, उस समय बैलून h बराबर 80 मीटर पर है। और एक और चीज है u बराबर 12 मीटर पर सेकंड, जो ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर नियत वेग है। आप ध्यान से देखिए, बस जो बैलून है वो नियत वेग से ऊपर जा रहा है। अब होगा क्या, जैसे ही इसको आप छोड़ोगे क्या होगा, क्या ये नीचे आने लगेगा? नहीं आएगा। बस यही एक गलती है जो स्टूडेंट करते हैं और इस बात को वो सोच नहीं पाते। देखिए, कोई भी चीज ऊपर जा रही है और ऊपर जाती हुई चीज से अगर आप कोई पैकेट छोड़ोगे तो वो तुरंत नीचे नहीं आएगा। वो इससे जब आप छोड़ोगे तो इसका प्रारंभिक वेग आपको बैलून के प्रारंभिक वेग के बराबर लेना, और बैलून जा रहा है ऊपर, तो ये वस्तु भी थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग नीचे नहीं आएगा और ना ही जीरो आएगा। अगर कोई करती हुई वस्तु से वस्तु को छोड़ा जाए तो उसका प्रारंभिक वेग उस वस्तु के बराबर ही और उसकी दिशा में ही होता है। ये बात आपको इस क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए। मतलब इस पैकेट का जो प्रारंभिक वेग है वो u बराबर होगा कितना, 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन कहाँ होगा, ऊपर की ओर। तो ये पैकेट थोड़ी देर के लिए बैलून इस वेग से ऊपर जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, कब तक जाएगा? अरे भाई, ये बैलून से तो अलग हो गया है, तो बैलून तो चलता रहेगा, बैलून से अब कोई लेना देना नहीं। बैलून नियत वेग से जा रहा है, इसलिए इस पैकेट का भी प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड होगा, और इसकी दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी, और ये प्रारंभिक वेग होगा, और ये तब तक पैकेट ऊपर जाएगा जब तक कि इसका अंतिम वेग शून्य ना हो। और जब तक ये ऊपर जाएगा तब तक ये h ऊंचाई ट्रेवल करेगा, और समय मान लिया t। किसी को दिक्कत? ओके, लिख लें इस बात को कि पैकेट u बराबर 12 मीटर पर सेकंड से h ऊंचाई तक ऊपर जाएगा तथा v बराबर 0 होगा। ठीक है ना, इतनी देर तक ये ऊपर चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉप करने का मतलब ये थोड़ी ना है, हाँ, अगर मैं एक पुल से पत्थर छोड़ू तो उसका u 0 है और वेग दिशा नीचे की ओर है, वेग की दिशा। लेकिन जब किसी गति करती हुई वस्तु से आप किसी अन्य वस्तु को छोड़ोगे तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य नहीं होता। ये बात आपको दिमाग में। इसका पैकेट का प्रारंभिक वेग जो है, आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रारंभिक वेग शून्य नहीं होगा, 12 मीटर पर सेकंड ही होगा और ऊपर की होगा, क्योंकि इसकी गति की दिशा ऊपर की ओर थी। बस ये इस वस्तु का, इस एक सिस्टम का एक भाग था। जब आपने इसको पृथक किया, अलग किया, तो ये इस तरीके से गति करेगा। ओके, अब हमें h निकालना है, इक्वेशन 3 का यूज करें।
v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर ऊपर जा रहा है माइनस 2gh। आप जानते हैं v को हमें 0 रखना है तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, मतलब 12 का स्क्वायर अपॉन g को 10 ले लो आप, सो 12 का 144 बटे 20। ओके, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 7.2 मीटर। ओके, u स्क्वायर बाई 2g 144 बटे 20, तो ये हो जाएगा 7.2 मीटर। मतलब ये 7.2 मीटर तक और ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, पहले 7.2 मीटर ऊपर जाएगा। अच्छा, समय भी निकालने तथा समय t1 होगा, चलो ये भी निकाल लेते हैं, है ना, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है, ये स्टेप 1 है क्वेश्चन का। अब समय निकालने के लिए आप यूज करें v बराबर u माइनस जी t1। v 0 हो गया तो t1 बराबर होगा u बाई जी। u है 12, g है 10, तो यस 1.2 सेकंड। ये हमारा पहला स्टेप हुआ इस क्वेश्चन का। क्लियर? पत्थर थोड़ी देर ऊपर जाएगा, बैलून की दिशा में चलेगा, कितनी ऊंचाई तक? 7.2 मीटर। कितने समय तक? 1.2 सेकंड। अब पत्थर नीचे आएगा, आने दो नीचे स्टेप 2 में। अब पत्थर या पैकेट एक ही बात है, पैकेट नीचे गति करे। ओके, अगर पैकेट नीचे गति करेगा तो भाई ये पैकेट है, अब नीचे गति कर रहा है, आप बता सकते हैं कि कुल ऊंचाई कितनी लेना है? तो अब इसकी अधिकतम ऊंचाई जो होगी, इसकी अधिकतम ऊंचाई वो होगी h प्लस h, और h है 80 और h स्मॉल 7.2, सो 87.2 मीटर। ये आपका आंसर बना। आ गया कि नहीं भाई? ये पत्थर कहां तक गया? h प्लस स्मॉल h, मतलब 80 प्लस 7.2, तो 87.2 मीटर ऊंचाई तक गया, ना कि 87.2 मीटर की ऊंचाई तक गया। और जब ये लौटेगा तो नीचे की ओर गति करेगा। अब लौटते समय आप इसका u 0 दे सकते हैं, प्रारंभिक वेग। ये आपको सब मैं सिखा चुका हूं। ओके, ऊंचाई आपको है ही आपके पास, कुल ऊंचाई है ही आपके पास, कुल ऊंचाई है और u 0 है। अब h और u की सहायता से हम कैसे इसको, और क्या क्या निकालना है हमको? वेग निकालना। क्यों ना हम वेग निकालें, अंतिम वेग। अंतिम वेग इसी को बोलते हैं हम टक्कर का वेग। टक्कर का वेग एक ही बात है, टक्कर का वेग या अंतिम वेग v बराबर आपको निकालना चाहिए किससे? v स्क्वायर बराबर h, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, नीचे आ रहा है प्लस 2gh नेट। आप इस इक्वेशन का यूज क्यों किया? क्योंकि हमें नीचे आने का समय नहीं पता, लेकिन ऊंचाई और प्रारंभिक वेग पता है, तो v निकालना चाहेंगे पहले, तो v बराबर हो जाएगा, u को आपने क्या ले लिया है? 0। वापस लौटते समय प्रारंभिक वेग 0 होगा। ओके, तो v बराबर 2g, g को लिखेंगे आप 10, और कुल ऊंचाई है 87.2, और इसका लेंगे आप अंडर रूट। सो v बराबर लगभग आप देखें कितना आ रहा है, ये आ रहा है लगभग अंडर रूट 4, ये 1744 का अंडर रूट लगभग कितना होता है, जरा बताएं। अगर ये 1600 लिखा होता तो आप 40 लिखते, मेरे ख्याल से ये 42 होगा, लगभग 42 मीटर पर सेकंड। ये टक्कर का वेग है और ये हमारा आंसर 3। टक्कर का पैकेट धरातल पर इतने वेग से टकराएगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर समझ गए ना, यहां से पहले ये यहां से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ओके, और ये टकराएगा। अब हमें समय निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं। देखें समय कैसे निकालेंगे। ओके, कुल समय कैसे मिलेगा? कुल समय निकालने के लिए हम किस चीज का उपयोग करें? भाई एक काम करते हैं, अब हमारे पास v भी है, हमारे पास u भी है, तो t तो निकल ही आएगा पूरा। ओके, यहां से यहां तक का समय निकाल लेंगे, ये तो हमारे पास t1 है ही, और ये कुल समय t2 है। अगर t2 निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? v बराबर u प्लस gt2। ये कब है? कुल समय। तो ये अभी हम कुल समय निकाल रहे हैं। कुल समय निकालने के लिए t2 जो है
वो लौटने का समय है। T2 जो है वो लौटने का समय है और U 0 ले रहे हो आप, तो T2 बराबर होगा U V बाई जी। V बाई जी, V कितना है 42, G को रखो 10, तो T2 आया है 4.2 सेकेंड। बात आ गई समझ में? तो कुल समय क्या होगा? कुल समय होगा, मतलब पूरी जर्नी का समय, ध्यान से देखना, पूरी जर्नी का समय होगा T होगा T1 प्लस T2। T1 कितना है? T1 है हमारे पास 1.2 और T2 कितना है 4.2, इसलिए कुल समय आप टिक लगाओगे 5.4 सेकेंड। ये है हमारा आंसर 2। तो एक ही क्वेश्चन में हमने ये तमाम तरह के क्वेश्चन पूछ कर लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो ये टाइप आपको न्यूमेरिकल का एक टाइप है, टाइप न्यूमेरिकल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, लिख लें इसको। आपको ध्यान है मैंने ऐसे क्वेश्चंस को करने की एक YGS ट्रिक बताई थी और उसको यूज करने का फिर से वक्त आ गया। तो YGS ट्रिक को यूज करके देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे वो काम करती है। ठीक है, देखना कैसे करेगी। अब आपको पता है कि ये जो पैकेट है इसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। प्रारंभिक वेग कितना होगा? u होगा। और ये ऊपर की ओर जाएगा पहले h ऊंचाई तक, t1 समय तक, और फिर ये नीचे भी आके टकराएगा। हाँ या नहीं भाई? पहले ऊपर जाएगा बैलून के कारण, ये ऊपर जाएगा, बैलून से हटते ही थोड़ी देर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब मैं ट्रिक यूज कर रहा हूं, कौन सी? YGS टेक्निक। YGS टेक्निक क्या थी आपको ध्यान है? माना कि ये ऊंचाई है h, ठीक है, ये ऊंचाई क्या है? h है, और वस्तु मतलब पहले कहीं जर्नी स्टार्ट कर दी गई, जहां हमने किया था ना एक बिल्डिंग के टावर से एक वस्तु को ऊपर फेंका, तो यहां पर भी वही हुआ है कि प्रारंभिक वेग पैकेट का तो u है, लेकिन ठीक सामने पैकेट का प्रारंभिक वेग क्या हम -u ले सकते हैं? बिल्कुल ले। जर्नी यहां चालू हो गई, इसका वेग ऊपर की ओर है, u ऊपर की ओर है, और हम यहाँ -u ले रहे हैं, और -u बता रहा है नीचे की दिशा। ये ले सकते हैं, लेकिन हमारी जो क्लॉक है, समय हमारा यहीं से चालू हो गया, वस्तु ऊपर गई और नीचे गई और नीचे आगे। अब हमारे पास h है, कितना है h? 80 मीटर। हमारे पास u है -12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इतना ही तो बैलून का वेग था। तो क्या हम समय निकाल सकते हैं? तो t कुल समय है, तब h बराबर -ut नीचे लेना है प्लस हाफ gt स्क्वायर से हम समझ। हमें माना कि यात्रा का कुल समय t है, मतलब यहां से ऊपर जाके नीचे आने का कुल समय t है, फिर हम क्या कर रहे हैं, ये u है, यहाँ जर्नी स्टार्ट कर ली हमने, सामने हम वेग ले लेंगे -u, तो ये -u वेग से h दूरी ट्रेवल करेगी, लेकिन इस फॉर्मूले में जो आप t रखोगे वो t यहाँ से यहाँ का समय नहीं होगा, बल्कि ये यात्रा का कुल समय होगा, क्योंकि u आपने यहाँ से लिया है, u यहाँ से लिया था, तभी तो आपने सामने -u लिया है। ओके, तो ये फॉर्मूले में t निकालने के लिए आप 8t बराबर -12t u है ना, माइनस ऑलरेडी बार बार माइनस मत कर देना, -12t प्लस टेकिंग बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 5t स्क्वायर -12t -8t बराबर 0, सो 8t स्क्वायर प्लस bt प्लस c बराबर 0 से तुलना करें, ये है वर्ग समीकरण। तो जब आप तुलना करोगे तो a बराबर 5 आएगा, b बराबर आएगा -12 और c बराबर आएगा -8t, तो t बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a से निकाल ले। t बराबर आ जाएगा, प्लस साइन लेना है, माइनस
नहीं ले सकते, 144 माइनस 4ac माइनस माइनस ये भी प्लस है, माइनस है ना, ये प्लस कर देगा इसको, नीचे 2a को करो 1। अच्छा माइनस साइन क्यों नहीं ले सकते, मैं आपको बता चुका हूँ ये वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो आंसर टाइम का नेगेटिव आएगा जो कि संभव नहीं है, इसलिए 12 प्लस ये हो गया अंडर रूट 1744, सॉरी कितना ये होगा कितना 20 1600 1744 अपॉन 10, सो t इक्वल्स टू 12 प्लस 42 बाई 10 मतलब 54 बाई 10 मतलब t बराबर 5.4 सेकेंड। तो इस तरीके से आपने जो लास्ट आंसर था कुल समय कितना लगेगा ऊपर जाके नीचे आने में, तो इसका आंसर था 5.4 सेकेंड। तो ये आपको ट्रिक से भी आप आराम से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आ गई ट्रिक का यूज, कैसे हमने इस क्वेश्चन में ट्रिक का यूज करके भी अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आता है, आपको बस यूज करने का तरीका बताओ तो मजा आएगा ना। और मैं पहले नहीं बताता उसको, पहले मैं पूरी मेथड ही बताना पसंद करता, मैं पहले भी इससे करा सकता था क्वेश्चन। अच्छा बाकी ऊंचाई ऊंचाई तो नॉर्मल निकाल सकते हैं ना, h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g से। टकराने का वेग निकाल सकते हो, v बराबर टक्कर का वेग, वो भी बता देता हूं मैं आपको। टक्कर का वेग v बराबर होगा रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। ध्यान हो आपको, मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी। ये टकराने का जो वेग है v, ये निकालने के लिए आपको केवल h माइनस यू का स्क्वायर करोगे, माइनस यू का स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर ही बचेगा। आप इससे सॉल्व करके देख लें, आपको आंसर आ जाएगा। कितना आया था, जो भी आया था वो आप निकाल लेना, टक्कर का वेग भी मिल जाएगा। जरा बताओ तो टाइम कितना हो गया। मेरे मोबाइल में अभी टाइम नहीं देख पा रहा हूँ। 1:10 हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वाह, कितने सभी टाइम बताने को तो ऐसे आ गए हैं। ओके तो फिर तो टाइम हो चुका है इसका मतलब। ठीक है, लिख भी लिया। ओके, इस न्यूमेरिकल में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, और ये मैं आपसे घर के होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, और अगली क्लास की शुरुआत हम इसी से करेंगे, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन चेंज करके देता हूं, आप सॉल्व करना। एक बैलून ऊपर की ओर 2 मीटर पर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से उठ रहा है, ठीक है। जब यह एक बैलून ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से उठ रहा है, ओके। धरातल से 10 सेकंड के पश्चात एक पैकेट, धरातल से 10 सेकंड के पश्चात इससे एक पैकेट गिराया जाता है। तब आपको ज्ञात करना है पैकेट द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई। पैकेट को कितने समय में धरातल से टकराएगा, और पैकेट कितने वेग से धरातल से टकराएगा। क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा मैंने इसके डाटा चेंज किए हैं
एक बैलून जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वेग नहीं आएगा, अब ये त्वरण होगा। एक बैलून ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से उठ रहा है और धरातल से 10 सेकंड के पश्चात धरातल से उठने के 10 सेकंड पश्चात इससे एक पैकेट गिराया जाता है, तब आपको इन तीनों का मान ज्ञात करना है। ओके, आप इसको सॉल्व करके रखिए। अगली क्लास, कल की जो क्लास होगी, सभी स्टूडेंट समझ लें कि अब जो काइनेमेटिक्स की क्लास है बस एक क्लास और लगेगी।